नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मेडिएवल हिस्ट्री से लिया गया ये टॉपिक है तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। यानी कि जब तुर्किश ने भारत पे आक्रमण किया था, जब मध्यकाल में पहली बार सल्तनत काल की स्थापना हुई थी, तो सल्तनत काल के स्थापना के समय या उसके पहले भारत की राजनीतिक दशा किस प्रकार थी, या भारत के जो प्रांतीय राज थे उनके आपस में किस तरह के संबंध थे और क्यों तुर्कों ने अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर ली, वो सिचुएशन क्या था, वो कंडीशन क्या था, उसके बारे में हम विस्तृत आज चर्चा करेंगे। तो भारत के तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा यानी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द एव ऑफ तुर्किश इन्वेशन। तो इसके पहले वीडियो में हमने पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द एव ऑफ बाबर इन्वेशन करके वीडियो अपलोड किया था। तो ये है तुर्किश आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा के बारे में वर्णन। तुर्किश आक्रमण यानी कि जब पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, तो उसके पहले की प्रांतीय राज्यों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक गुलाम था, वो आया था किसके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। तो मोहम्मद गोरी के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि मोहम्मद गोरी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक एक सेनापति के रूप में भारत आया था और उसने भारत के विभिन्न प्रांतों पर विजय प्राप्त करते हुए इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली को भी अपने अधिकार में ले लिया। और इसी के साथ गोरी के मृत्यु के बाद बाबर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और इस तरह से गुलाम वंश का प्रथम शासक या दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, राजनीतिक एकता का अभाव था और कोई ऐसी शक्तिशाली राज्य नहीं था जो उत्तर सीमा की रक्षा कर सकता। मोहम्मद गजनी के आक्रमणों के बाद भी राजनीतिक विखंडन की स्थिति बनी रही। पंजाब को महमूद ने जीत लिया, उसे राजपूतों ने पुनः अधिकृत नहीं किया। इसी को आधार बनाकर मोहम्मद गोरी ने भारत के आंतरिक प्रदेशों पर आक्रमण किया और एक सार्वभौम सत्ता के अभाव में आक्रमणकारी का कार्य सरल हो गया। यानी कि जिस तरह से उत्तर भारत के शासक जो थे आपसी मतभेद, षड्यंत्र, एक दूसरे के नीचे दिखाने के प्रयास में लगे रहते थे, उसी का फ़ायदा इन तुर्की आक्रमणकारियों ने उठाया और जिसके बाद से उनकी सत्ता मजबूत होते गई। पहले तो वो लोग एक सिर्फ आक्रमण करने और लूट खसोट करने के लिए ही आए थे, लेकिन जो उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी और उसके बाद से उनकी सफलता जो है आगे बढ़ती गई और जिसके फलस्वरूप उन्होंने केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। अब हम तुर्कों के आक्रमण के समय भारत के प्रांतीय राज्यों की राजनीतिक दशा का वर्णन एक एक करके करेंगे कि जो भी प्रांतीय राज थे उनकी आंतरिक राजनीतिक दशा कैसी थी, जिसका लाभ इन तुर्की आक्रमणकारियों ने उठाया और अपनी सत्ता को मजबूत किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। सबसे पहले चर्चा करेंगे पंजाब की। पंजाब और सीमांत प्रदेशों को महमूद गजनवी ने गजनी साम्राज्य में मिला लिया था। जब 1160 ईस्वी में गुज तुर्कों के गजनी पर अधिकार कर लिया, उस समय गजनी शासक खुसरो शाह पंजाब में भाग आया और यह पतनशील गजनी राजवंश 1186 ईस्वी तक पंजाब में राज करता रहा। 1186 में मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर कब्जा करके इस राजवंश को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से पंजाब को अपने अधिकार में और लाहौर को अपने अधिकार क्षेत्र में मोहम्मद गोरी ने कर लिया। अब हम बात करते हैं मुल्तान की। उत्तर सिंध में मुल्तान राज्य को महमूद गजनवी ने जीता था। यहाँ शिया मतावलंबी मुस्लिम शासक था। महमूद की मृत्यु के पश्चात इन शासकों ने स्वयं को स्वतंत्र बना लिया। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में इसे जीता था। यह मुल्तान की स्थिति थी। जिस तरह से
वहाँ की धर्म के नाम पर उनमें एकजुटता का अभाव था, उसका फ़ायदा मोहम्मद गोरी ने उठाया और मुल्तान पर अपने अधिकार कर लिया। अब हम बात करेंगे सिंध की। निचले सिंध को सुल्तान महमूद ने जीत लिया था, लेकिन मृत्यु के बाद सिंध स्वतंत्र हो गया और सुमरा नाम की स्थानीय जाति ने पुनः सत्ता स्थापित कर ली। वे लोग मुसलमान थे और संभवतः शिया मतावलंबी भी थे। अब हम बात करते हैं, देखते हैं अनिलवाड़ा के चालुक्य। अनिलवाड़ा के चालुक्य यानी कि उत्तर भारत के इतिहास में अनिलवाड़ा के चालुक्यों की महत्वपूर्ण स्थिति रही है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उत्तर भारत के अन्य राज्य राजपूतों के थे। पश्चिमी भारत गुजरात में चालुक्य राजपूतों का राज्य था। उनकी राजधानी अनिलवाड़ा या अनिलपाटन थी। इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक सिद्धराज जयसिंह था। इन चालुक्य शासकों का मालवा के परमार, अजमेर के चौहानों और चित्तौड़ के गोहिलों से युद्ध होता रहता था। इन आत्मघाती युद्धों में राजपूत अपनी शक्ति क्षय करते रहे। मोहम्मद गोरी का समकालीन चालुक्य राज मूल राज द्वितीय था, यानी कि जब मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण कर रहा था उस समय अनिलवाड़ा के चालुक्य का जो या मोहम्मद गोरी के समकालीन शासक जो था वो था मूलराज द्वितीय, जिससे मोहम्मद गोरी का सामना हुआ। अब हम देखते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों की क्या स्थिति थी। अजमेर जो है राजस्थान में स्थित है और इस राजवंश का उत्थान अजयपाल के शासनकाल में हुआ। अजमेर का उत्थान किसके शासनकाल में? अजयपाल के। 1115 में इस वंश के शासक विग्रहराज तृतीय ने तोमरों से दिल्ली को छीनकर चौहान राज्य की सीमा सतलज तक बढ़ा दी। पंजाब के पूरब और दक्षिण में होने के कारण इन शासकों का उत्तरदायित्व था कि वे गजनी शासकों से पंजाब को छीनते और उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा करते। कुछ समय तक तो उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय का जो समय काल आता है वो 1178 से 1193 तक। उसने चंदेलों चालुक्यों से अनेक बार युद्ध किया और कन्नौज के गढ़वालों से शत्रुतापूर्ण संबंध रखे। इस प्रकार की अदूरदर्शी नीति के कारण वह अंत में मोहम्मद गोरी से 1192 में तराइन के युद्ध में पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। अब देखेंगे कन्नौज के गढ़वाल वंश। इस राजपूत वंश का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश में था। इसकी राजधानी कन्नौज और वाराणसी थी। यानी गढ़वाल जो था आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित था। कन्नौज इसकी राजधानी थी। कन्नौज जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इनके राज्य में काशी, कौशल, प्रयाग, दिल्ली प्रदेश था। इस वंश का प्रतापी शासक गोविंद चंद्र था। गढ़वालों का प्रमुख योगदान यह था कि चौहानों के उत्थान के पहले उनके राज्य की सीमा सतलज तक थी और उन्होंने गजनी सेनापतियों का सामना किया था। लेकिन दिल्ली और पूर्वी सतलज क्षेत्र चौहानों के पास जाने के बाद दोनों राजपूत राज्यों में शत्रुता हो गई। यानी कि चौहानों के बीच शत्रुता बढ़ गई। इस शत्रुता का लाभ मोहम्मद गोरी को मिला। उसने 1192 में चौहानों को पराजित करने के बाद 1194 में गढ़वाल जयचंद्र को पराजित करके गढ़वाल राज पर अधिकार कर लिया। इस तरह से मोहम्मद गोरी ने जो तराइन का युद्ध किया था, उसके बाद से जयचंद्र के साथ चंदावर का युद्ध किया था, उसमें मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई और इन राजपूतों राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। अब आगे हम देखेंगे बुंदेलखंड के चंदेल। बुंदेलखंड के जो चंदेल शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी स्थिति क्या थी जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। और इस तरह से या ये कहे कि सल्तनत वंश के पहले भारत की जो राजनीतिक स्थिति में थी उनमें बुंदेलखंडों का क्या योगदान रहा था। जैजाक भुक्ती के चंदेलों ने महमूद गजनवी का 2 बार सामना किया। चंदेल की राजधानी जो थी वो जैजाक भुक्ती थी। इस राजवंश के शक्तिशाली राजा था। इस राजवंश के शक्तिशाली राजा था धंग, गंड और विद्याधर। चौहानों और गढ़वालों के उत्थान के बाद चंदेल राजवंश की स्थिति दुर्बल हो गई। चंदेलों को सभी राजपूत पड़ोसी राज्यों से युद्ध करना पड़ा था। मालवा के परमार, चेदी के कलचूड़ी, कन्नौज के गढ़वाल शासकों से उनके युद्ध हुए थे। इस वंश का अंतिम राजा परमाल या परमार्दी देव था, जिस पर पृथ्वीराज तृतीय चौहान राजा ने कई बार आक्रमण किया था। यह वह समय था
जब मोहम्मद गोरी ने अपने अभियान आरंभ कर दिए थे। 1202-3 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमादिदेव चंदेल की राजधानी कालिंजर पर आक्रमण करके समस्त बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी के अभियानों को सफल बनाने में, सरल बनाने में जिस व्यक्ति का अहम योगदान था वो था उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक चूँकि एक गुलाम रह चुका था, वह गुलाम के रूप में मोहम्मद गोरी ने उसे खरीदा था, लेकिन वो इतना योग्य सेनापति के रूप में उनका साथ दे रहा था कि आगे चल के मोहम्मद गोरी ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी मनोनीत कर दिया था। जिसके बाद मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद इन प्रांतीय राज्यों की स्थिति से लाभ उठाकर कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। अब हम देखेंगे उनकी स्थापना से पहले चेदी के कलचुरियों की क्या स्थिति थी। चेदी के कलचुरी वंश। चेदी या डहाल के कलचुरी राजवंश का प्रतापी शासक गंगदेव था। इन राजाओं के चंदेल, परमार, चालुक राजाओं से संघर्ष होते रहते। इस प्रकार के युद्धों के कारण कलचुरी कभी शक्तिशाली नहीं बन सके। गंगदेव के पुत्र और उत्तराधिकारी लक्ष्मीकर्ण के बाद कलचुरी निर्बल हो गए। 12वीं शताब्दी के अंत में कलचुरी चंदेलों के अधीनस्थ सामंत बन गए। तो इस तरह से चेदी के कलचुरियों का विघटन हुआ और उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। अब हम बात करते हैं मालवा के परमार की। मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियानों के समय में मालवा के परमार शासक अत्यंत दुर्बल थे। इस समय इस वंश का शासक चालुक्य की अधीनता में सामंत था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को सल्तनत में मिला लिया था। इस तरह से मालवा को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मिलाया गया दिल्ली सल्तनत में। उत्तरी बंगाल। उत्तरी बंगाल के पालों की क्या स्थिति थी। बंगाल में 2 वंशों ने शासन किया, पाल वंश और सेन वंश। तो उत्तरी बंगाल के पालों की स्थिति जो थी, उनके राजाओं का शासन बहुत ही दुर्बल था। कुमारपाल, मदन पाल के काल में पाल राजा उत्तरी बंगाल में एक छोटा सा राज्य रह गया था। दक्षिण बंगाल में सेन राजवंश की स्थापना हो गई थी। अब हम देखते हैं बंगाल में सेन यानी दक्षिण बंगाल के जो सेन राजवंश है उनकी क्या स्थिति थी। दक्षिण बंगाल में सेन राज्य का प्रतापी राजा विजय सेन था। इस वंश के अंतिम शासक बलाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। 1204 ईस्वी के लगभग तुर्कों ने बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में सेन राज्य पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। इस तरह से उत्तरी बंगाल और दक्षिण बंगाल पर भी अधिकार हो गया और इन कमज़ोर सत्ता का लाभ उठाकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। चूँकि अब आप कहिएगा, अगर हम राजनीतिक स्थिति के बारे में भारत की बात कर रहे हैं तो हमने लगभग उत्तर भारत के राज्यों की चर्चा की है, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि दक्षिण भारत के राज्यों की क्या स्थिति थी। देखिए, दक्षिण जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उस समय ये पश्चिमोत्तर प्रांत से आक्रमण किए थे और इनका दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर भारत तक ही था। ये अलग था कि आगे बढ़ के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक किया था, लेकिन अभी उत्तर भारत में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और इस तरह से जब 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंद्रप्रस्थ पर अधिकार कर लिया और दिल्ली की प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ ही है और इस तरह से इंद्रप्रस्थ के अधिकार के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थिति मजबूत हो गई और 1205 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो ये थी। तो इस प्रकार हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है इस आपने जो भी पढ़ा। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। वो राज्य प्रायः प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा से परस्पर युद्ध करते रहते थे। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि युद्धों के कारण वो दुर्बल हो गए और विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर सके। इस प्रकार तुर्कों ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसकी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी तक था। ओके, तो ये रहा तुर्की आक्रमण के पहले भारत की राजनीतिक स्थिति, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बाबर के आक्रमण से पहले भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में जो टॉपिक है राजनीतिक स्थिति, वो टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को यदि आपने देखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस तरह के
हिस्ट्री कंप्लीट किए जा रहे हैं सिलेबस, तो हिस्ट्री इस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।